हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अरुण यादव एंड वेलकम बैक टू अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सब स्टडी करेंगे फिजिक्स का एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन के टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपका यूपीसीईटी लीट या आईपीयू लीट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है आज का सेशन। तो जो भी स्टूडेंट लीट 2022 या फ्यूचर लीट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें बिना स्किप किए हुए। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, इस सेशन के माध्यम से हम 40 एमसीक्यू देखने वाले हैं फिजिक्स का, और चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे देखिए। क्या बोला जा रहा है कि व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन मोशन। इनमें से कौन सा चीज़ है जो किसी भी बॉडी के लिए रिक्वायर होता है उसको मोशन में लाने के लिए। तो कोई भी बॉडी अगर मोशन में तभी आएगी जब उस बॉडी के पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, ये आपको बताना है। तो वेलोसिटी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एक्सेलरेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, फोर्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और साथ में उसका टार्क भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो समझिए क्वेश्चन को यहाँ पे समझिए। मान लीजिए ये कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी एक बॉडी है, ठीक ना, और ये बॉडी तभी मूव करेगी चाहे मोशन में आएगी जब आप इस पर एक्सटर्नल फोर्स देंगे। ठीक, और आप सिंपल सा एक यूनिक अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर देंगे, कोई भी फोर्स अप्लाई कर देंगे, तो ये बॉडी मूव होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक ना, ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक आने की कोशिश करने लग जाएगी, और जब ये बॉडी मूव करने लगेगी तो इसके पास एक्सटर्नल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और साथ में टार्क भी डेवलप हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी, बस खाली आपको क्या करना है, इस बॉडी को क्या करना है, तो एक्सटर्नल फोर्स ही केवल देना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, तो अगर किसी भी बॉडी को मोशन में लाना है तो उस बॉडी पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करना होगा। तो एक्सटर्नल फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन मोशन। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है कि द लॉ ऑफ इनर्शिया वाज गिवन बाय, यानी कि जड़त्व का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था, ये आपको बताना है कि न्यूटन ने दिया था, गैलीलियो ने दिया था, या आइंस्टीन ने दिया था, या मैक्सवेल ने दिया था। तो देखिए जो भी आपका जड़त्व का नियम यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया जो खोजा गया था, किसके थ्रू खोजा गया था, तो गैलीलियो के द्वारा खोजा गया था। ठीक ना, तो गैलीलियो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लीट के पेपर में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ठीक ना, प्रीवियस ईयर पेपर में। चलिए इसी तरह हम अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बताया जा रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक ना, इस क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक देखिए और इसका आंसर फाइंड आउट करने की आप कोशिश करिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो एवरी बॉडी कंटिन्यूस to be in its state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled यहाँ पे by some external force to act otherwise. This is law of inertia, first law of motion, both A and B known. तो देखिए अगर देखिए क्वेश्चन कहने का मतलब ये बोला जा रहा है कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट कंडीशन में है या स्टैटिक कंडीशन में है तो तब तक उसी कंडीशन में रहेगी जब तक आप उस पर एक्सटर्नल कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, या अगर कोई बॉडी किसी भी वेलोसिटी में यूनिफॉर्म मोशन में है तो तब तक यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी जब तक आप उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये किसका नियम है, तो सबसे पहले जो भी जड़त्व का नियम होता है, जड़त्व का नियम सेम यही बात बोलता है। ठीक ना, अगर कोई भी बॉडी यहाँ पे मोशन में है तो बॉडी मोशन में ही रहेगी जब तक आप उसको रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। साथ ही साथ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही बोलता है कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट कंडीशन में है तो रेस्ट ही कंडीशन में रहेगी, या मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक आप उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तो बोथ ए एंड बी यार करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं क्या बताया जा रहा है। सेम यहाँ पे देखिए ऐसा ही क्वेश्चन है, ए बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यूस टू रिमेन्स एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन कंटिन्यूस टू मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ ओनली नेट एक्सटर्नल फोर्स इज नॉन जीरो, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, बोथ ए एंड बी। चौथा नंबर ऑप्शन है नॉन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट कंडीशन में है तो तब तक रेस्ट रुकी रहेगी जब तक आप उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। तो इसका कहने का मतलब सेंस, इसका रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, तो देखिए अगर कोई भी बॉडी अगर रेस्ट कंडीशन में है तो रेस्ट कंडीशन कहने का मतलब ये है कि वो उस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स जितने भी काम करेंगे जीरो हो जाएंगे। एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे F बराबर यहाँ पे जीरो होगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये बॉडी रुकी हुई कंडीशन में है।
ठीक ना। या आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर मान लो कोई भी बंदा साइकिल चला रहा है तो साइकिल चला रहा है तब तक साइकिल चलेगी जब आप इसके विरुद्ध कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, ठीक ना, ब्रेक नहीं लगाएंगे तब तक ये साइकिल चलती ही रहेगी। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां यहाँ पे देख लेते हैं क्या बताया जा रहा है कि इनर्शिया इज नथिंग बट द ओपोजिशन रेजिस्टेंस टू चेंज बोथ ए एंड बी। चौथा नंबर ऑप्शन है आपका नॉन। तो इनर्शिया क्या है ये आपको बताना है। तो इनर्शिया क्या होती है, तो इनर्शिया कहने का मतलब ये है कि ये किसी भी चेंज को, बदलाव को ये रोकती है। जड़त्व क्या होता है, किसी भी बदलाव को ये क्या करता है, रोकता है। रेजिस्टेंस टू चेंज, ठीक ना। आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे समझिए यहाँ पे। अगर कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट लॉ यही बोलता है, मोशन का फर्स्ट लॉ यही बोलता है, गति का जो भी पहला नियम है यही बोलता है कि अगर कोई भी बॉडी अगर रुकी हुई कंडीशन में है तो रुकी ही कंडीशन में रहेगी, बदलने की कोशिश नहीं करेगी, ठीक ना, वो उसको विरोध करती है। अगर आप इसमें बदलाव लाएंगे, इस पर अगर आप फोर्स लगाएंगे ना तो ये बॉडी चाहेगी कि हम रुके ही रहें अगर ये रुकी हुई कंडीशन में है। अगर मान लीजिए अगर यही बॉडी मूव कर रही है तो अगर आप इस पर फोर्स लगाएंगे तो सोचेगी ना, ये अगर ये चाहेगी कि बॉडी हमेशा चलते ही कंडीशन में रहेगी, ना कि इसको रुक जाए, ठीक ना। ये बॉडी रुकने की कोशिश नहीं करेगी। तो अपने बदलाव में चेंजेस का यहाँ पे क्या करती है, तो रेजिस्टेंस करती है, ठीक ना। चलिए अब हम अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6वां क्या बोला जा रहा है यहाँ पे देख समझ सकते हैं कि इफ़ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी इज जीरो देन इट्स वेलोसिटी इज आल्सो जीरो, एक्सेलरेशन इज जीरो, एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो, नॉन। तो देखिए अगर भी कोई भी बॉडी पे किसी भी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे समझिए अगर कोई भी यहाँ पे बॉडी है, ठीक ना, ऑब्जेक्ट है, समझ लीजिए। तो अगर इस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स क्या है, तो जीरो है। तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो होने का मतलब क्या है, तो फोर्स बराबर क्या होता है, एफ बराबर एम इंटू ए। और यहाँ पे समझिए, बात को समझिए पहले कि एफ बराबर एम इंटू ए, और किसी भी बॉडी का मास जो होता है जीरो नहीं होता है, ठीक ना। चूँकि आपको फोर्स को जीरो करना है तो फोर्स कैसे जीरो होगा, तो जब इसके एक्सेलरेशन को आप जीरो कर देंगे। तो जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो इस यहाँ पे फोर्स भी क्या हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, समझ गए। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन यहाँ पे समझ सकते हैं क्या बताया जा रहा है कि एक्सेलरेशन कैन बी नॉन जीरो इफ देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी, ए नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी, बोथ ए एंड बी। चौथा ऑप्शन है नॉन। तो एक्सेलरेशन कब यहाँ पे नॉन जीरो नहीं होगा, ठीक ना, ये आपको बताना। तो फ्रेंड्स अगर किसी भी कोई भी बॉडी है तो एक्सेलरेशन उसका कब जीरो नहीं होगा, जब उस बॉडी पे कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा होगा, ठीक ना। अभी मैंने बताया कि फोर्स बराबर क्या होता है, एम इंटू ए होता है। और यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे बोल रहा है कि एक्सेलरेशन को आपको जीरो नहीं करना है, जीरो नहीं करना है, इसका मतलब कि एक्सेलरेशन का कुछ ना कुछ मान होगा, वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर इसको जीरो नहीं करना है तो इस वाले फंक्शन को अगर जीरो नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे मास आपका जीरो नहीं होगा। तो मास और एक्सेलरेशन जब जीरो नहीं होंगे तो उस बॉडी पे यहाँ पे कोई भी एक फोर्स जनरेट किया जाएगा, ठीक ना। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी, उस बॉडी पे क्या होगा, तो एक नेट एक्सटर्नल फोर्स काम करेगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। तो चलिए हम अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज प्रोडक्ट ऑफ। तो मोमेंटम बताना कि अगर किसी भी बॉडी का मोमेंटम है तो उसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो किन दो चीज़ों का प्रोडक्ट होता है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मोमेंटम को आप पी से डिनोट करते हैं, मोमेंटम को पी से डिनोट किया जाता है। और पी बराबर क्या होता है, एम इंटू भी। पी बराबर क्या होता है, एम भी। और यहाँ पे एम का मतलब क्या होता है, तो मास, और भी का मतलब वेलोसिटी। तो मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है किसी भी बॉडी का मोमेंटम। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी होता है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि मोमेंटम इज द स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी, नॉन। मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले समझिए कि मोमेंटम बराबर पी बराबर क्या होता है, एम इंटू भी। और यहाँ पे समझिए कि वेलोसिटी क्या है, तो आपकी एक्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में स्केलर क्वांटिटी से गुणा करेंगे तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी वेक्टर क्वांटिटी ही आएगा, ठीक ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका वेक्टर क्वांटिटी दोनों आ जाएगा, ठीक ना। वेलोसिटी के थ्रू ये भी क्या आ जाएगा, तो वेक्टर क्वांटिटी ही आ जाएगा। तो मोमेंटम यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो वेक्टर क्वांटिटी हमारी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बताया जा रहा है कि द ग्रेटर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम,
द ग्रेटर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो देखिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, तो देखिए जब भी अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर बड़ा होगा तो हम ये बोल सकते हैं कि फोर्स भी हमारा बड़ा होगा, क्योंकि देखिए जो फोर्स होता है, फोर्स बराबर क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये फोर्स की डेफिनेशन होती है। ठीक ना, गति के दूसरे समीकरण से हम फोर्स को, मतलब कि फोर्स की हम परिभाषा यहीं से निकालते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। तो जितना ये बड़ा होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जितना ही बड़ा होगा, ये अगर ये इंक्रीज करेगा तो आपकी फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर डिक्रीज करेगा तो ये भी आपकी क्या होगी, तो डिक्रीज हो जाएगी। समझ गए बातों को, तो ग्रेटर इज द फोर्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बताया जा रहा है कि द सेम फोर्स ऑफ द सेम टाइम्स कॉजेज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ डिफरेंट बॉडीज। देखिए अगर कोई भी फोर्स है, सेम फोर्स लग रहे हैं किसी भी सेम टाइम पे, तो ठीक है, तो मोमेंटम में क्या चेंज होगा, मोमेंटम आपका डिफरेंट चेंज होगा या कांस्टेंट होगा या सेम होगा या इनमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक ना, तो देखिए द सेम फोर्स ऑफ सेम टाइम्स कॉजेज द सेम चेंजेज इन मोमेंटम। देखिए अगर कोई भी सेम फोर्स है, सेम फोर्स कहने का मतलब कि एफ बराबर क्या होता है, यहाँ पे समझिए, फोर्स बराबर यहाँ पे देखिए मोमेंटम को यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो देखिए अगर सेम यहाँ पे टाइम को भी सेम रखना है, मोमेंटम को भी अगर आप फोर्स को भी आप सेम ही रखेंगे तो मोमेंटम को भी आपको क्या करना है, चेंज इन मोमेंटम को भी क्या करना है, तो आपको सेम ही रखनी पड़ेगी, सेम ही रखनी पड़ेगी। ठीक ना, तो यहाँ पे सेम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बताया जा रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, या डज नॉट डिपेंड ऑन अप्लाइड फोर्स, या नॉन। तो देखिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी क्या होता है कि अगर किसी भी बॉडी का द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो क्या होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे जो फोर्स होता है आपका, फोर्स अभी हम बताएंगे कि फोर्स बराबर यहाँ पे फोर्स जो होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब जब यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम है के। ठीक ना, एफ बराबर के डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ठीक ना, इसके बारे में भी हम आने वाले क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन समझ सकते हैं। क्या बताया जा रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फोर्स एक्ट, बोथ ए एंड बी। चौथा ऑप्शन है नॉन। तो देखिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अगर किसी भी बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स के बराबर तो होता ही है, लेकिन ये जो फोर्स होता है उस, देखिए ये क्या होता है, उसी डायरेक्शन में लिए गए फोर्स के बराबर होता है। जो फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में लिया जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो जो भी हमने अभी तीसरे चौथे या पाँचवें नंबर क्वेश्चन के बारे में हमने बताया था कि फोर्स की जो भी परिभाषा मिलती है, फोर्स की जो भी परिभाषा मिलती है, एफ इज प्रोपोर्शनल टू द, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। लेकिन जब यहाँ पे फोर्स बराबर करेंगे, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे के इंटू डेल्टा पी अपान में डेल्टा टी आ जाएगा। और यही नियम ये सेकंड रूल कहता है। ठीक ना, जो भी गति का दूसरा नियम है यही बोलता है कि जो फोर्स होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक ना, ये सेकंड रूल बोलता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन समझ सकते हैं। क्या बोला जा रहा है कि द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाई, द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाई, बताना है कि अगर किसी भी बॉडी का मोमेंटम होता है किसके बराबर होता है, तब कई बार बता चुके हैं, पी बराबर एम वी। क्या होता है, पी बराबर एम वी होता है। चलिए अगला समझ सकते हैं क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है कि द सेकंड लॉ ऑफ मोशन कैन बी स्टेट एज या कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। ठीक ना, कि आप गति के दूसरे समीकरण को, दूसरे नियम को आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो अभी हमने बताया कि ए प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपन डेल्टा टी, और जब आप डेल्टा पी के यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे के एक गुणांक आता है। तो ए बराबर
के डेल्टा पी अपन डेल्टा टी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन समझ सकते हैं क्या बोला जा रहा है कि द सेकंड लॉ ऑफ मोशन कैन बी आल्सो बी स्टेट एज। गति का दूसरा नियम क्या बोलता है? तो गति का दूसरा नियम ये बोलता है ए बराबर एम ए। ए बराबर एम ए। एम ए कहाँ से आता है? ये उसी समीकरण से आता है कि ए बराबर डेल्टा पी अपन डेल्टा टी से, ठीक ना। इसमें इम्पल्स को भी आप कंसीडर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा डेल्टा, यहाँ पे ए बराबर एम इंटू ए आता है। ये तो सबसे फाइनल यहाँ पे रिजल्टेंट आता है, समझ सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। पिछले वाले लेक्चर के माध्यम से हमने बता रखा है कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, तो आपका न्यूटन होता है, ठीक ना, न्यूटन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन समझ सकते हैं कि इन द सेकंड लॉ एफ इक्वल टू जीरो देन एक्सलेशन जीरो, वेलोसिटी जीरो, मास जीरो, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए समझिए सेकंड लॉ आप क्या बोलता है कि सेकंड लॉ ये बोलता है ए बराबर एम इंटू ए। जब आप फोर्स को जीरो कर देंगे तो मास तो जीरो होगा नहीं, लेकिन आप एक्सलेशन को आप जीरो कर सकते हैं। एक्सलेशन जीरो करने का मतलब ये हुआ कि बॉडी आपकी स्टैटिक कंडीशन में होगी, रुकी हुई कंडीशन में होगी, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगी, उस पर कोई अदर से फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा होगा, ठीक ना। तो एक्सलेशन आपका जीरो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन समझ सकते हैं क्या बोला जा रहा है कि इफ़ द फोर्स इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन वी डिफाइन। देखिए अगर कोई भी फोर्स है, अगर समय के साथ उसमें चेंजेस आ रहे हैं तो उसे आप बोल सकते हैं कि उसे ही बोला जाता है इम्पल्स। इम्पल्स की यही परिभाषा है कि द इफ़ द फोर्स इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक ना। इम्पल्स बराबर क्या होता है कि डेल्टा पी अपान में डेल्टा टी आप बोल सकते हैं, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन ये बोल सकते हैं, यहाँ पे इम्पल्स से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। इम्पल्स इज गिवन बाय इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू मास। इम्पल्स बराबर फोर्स इंटू टाइम ड्यूरेशन। इम्पल्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन नॉन। देखिए इम्पल्स अभी हमने बताया कि इम्पल्स बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू यहाँ पे क्या कर सकते हैं डेल्टा टाइम, यानी कि बहुत ही छोटे समय के लिए यहाँ पे किसी भी बॉडी पे अगर कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उसे ही इम्पल्स नाम दिया जाता है। जैसे यहाँ पे समझिए, यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। ये मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स तो अप्लाई करेंगे, लेकिन हम डेल्टा टी टाइम के लिए, बहुत ही कम समय के लिए, माइक्रो सेकेंड के लिए जब अप्लाई करेंगे तो उस हम फोर्स को बोल सकते हैं इम्पल्स, ठीक ना। उसे हम इम्पल्स, तो इम्पल्स जो भी हमारा होता है फोर्स इंटू डेल्टा टी के बराबर होता है, ठीक ना। इम्पल्स बराबर फोर्स इंटू डेल्टा टी। चलिए अगला क्वेश्चन समझ सकते हैं क्या बोला जा रहा है कि इम्पल्स इज आल्सो गिवन बाय। इम्पल्स बराबर अभी हमने बताया कि इम्पल्स बराबर सबसे पहले फोर्स इंटू टाइम ड्यूरेशन तो होता ही है डेल्टा टी, लेकिन साथ में उससे ही क्या बोल सकते हैं इम्पल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स बराबर क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, ठीक ना। चेंज इन मोमेंटम को ही आप क्या बोल सकते हैं, इम्पल्स बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये बोल सकते हैं क्या बताया जा रहा है कि अ लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम टू प्रोड्यूस ए फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड एज ए इम्पल्स। तो उस इम्पल्स को क्या बोलेंगे, जब कोई भी बॉडी पे अगर कोई भी फोर्स छोटे समय के लिए या शॉर्ट टाइम के लिए लग रहा है तो उस इम्पल्स को नाम देंगे इम्पल्सिव फोर्स। उस फोर्स का क्या नाम देंगे, इम्पल्सिव फोर्स के नाम से जानेंगे, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन समझ सकते हैं क्या बोला जा रहा है कि टू एवरी एक्शन देयर इज नॉट इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। ये तो थर्ड लॉ है, ठीक ना। सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई भी एक्शन जो भी हम लेते हैं, अगर मान लीजिए अगर आप किसी भी दीवार पे, ठीक ना, कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो दीवार भी उतना ही फोर्स उस फोर्स के विरुद्ध अप्लाई करेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेगा, ठीक ना। ये बॉडी भी अप्लाई करेगी इसके विरुद्ध, लेकिन दोनों फोर्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे और एक दूसरे के अपोजिट होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या समझ सकते हैं, बोला जा रहा है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये क्या होता है, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है, ठीक ना, गति का तीसरा नियम। चलिए अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फोर्सेज ऑलवेज अकर्स इन ट्रिपलेट क्वार्टर पेयर्स नॉन। तो जब भी आप कोई भी फोर्स अकर्स करेंगे, मतलब कि फोर्स को आप कंसीडर करेंगे, तो फोर्स हमेशा क्या होता है, तो पेयर्स के रूप में आप कंसीडर करेंगे या अकर्स करेंगे। हमेशा क्या होता है, फोर्स भी, जैसे मान लीजिए अगर कोई भी बॉडी, अब अगर इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये बॉडी भी तो इधर से फोर्स अप्लाई करेगी, ठीक ना। तो इसे ही हम बोल सकते हैं कि फोर्स जो होता है, हम कभी भी फोर्स को जोड़े के रूप में ही हम कंसीडर करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन समझ सकते हैं क्या बताया जा रहा है कि द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स इज नॉन
कंजर्व बोथ ए एंड बी, चौथा ऑप्शन है नहीं, कोई नहीं। तो टोटल मोमेंटम फाइंड आइसोलेट, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल मोमेंटम आप निकालेंगे तो उसका जो भी इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स होगा वो पूरे के पूरे कवर कर लेगा, ठीक ना, पूरे के पूरे क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, ठीक ना। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर कहीं भी दिक्कत लगे तो तुरंत वीडियो को पुश करके स्किप करके पुश करके आप कमेंट करना, ठीक ना, मैं कमेंट के माध्यम से भी सेटिस्फाई कर सकता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे समझ सकते हैं क्या बताया जा रहा है कि इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल इज मैकेनिक्स रेफर टू द सिचुएशन व्हेन नेट एक्सटर्नल फोर्स इन द पार्टिकल इज नॉन जीरो, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो, बोथ ए एंड बी, चौथा ऑप्शन है नहीं। तो अगर किसी भी मैकेनिक्स में, ठीक ना, पार्टिकल्स को क्या करना है, इक्विलिब्रियम करना है, तो वहाँ पे क्या करना होगा, अगर इक्विलिब्रियम में लाना है, ठीक ना, तो वहाँ पे हमको ये चीज़ चाहिए कि अगर वहाँ पे इक्विलिब्रियम लाने का कहने का मतलब ये हुआ, सेंस ये हुआ कि जो भी हमारे नेट एक्सटर्नल फोर्स होंगे वो भी सबको यहाँ पे जीरो कर देना है, ठीक ना, तभी ये बॉडी क्या होगी, रुकी हुई कंडीशन में होगी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगी, तो सभी फोर्स का मान यहाँ पे जीरो हो जाएगा। रिजल्टेंट जो आप फोर्स बोलेंगे ये आप नेट एक्सटर्नल फोर्स के नाम से भी जानेंगे, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन समझ सकते हैं क्या बताया जा रहा है कि द कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस इन द कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड। तो देखिए अगर कोई भी बॉडी है एक सरफेस पे क्या कर रही है, रन कर रही है, मूव कर रही है, ठीक ना, तो सरफेस पे जो काम कर रही है, ठीक ना, मूव कर रही है, तो यहाँ पे एक सरफेस पे यहाँ पे काम करेगा आपका फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन तो जनरेट होगा इस वाले सरफेस के बीच में, लेकिन ये तो आपकी बॉडी हो गई, लेकिन अगर ये बॉडी मूव करेगी तो इस पे एक क्या करेगा, यहाँ पे सरफेस के कांटेक्ट में यहाँ पे एक नॉर्मल यहाँ पे रिएक्शन काम करेगा, ठीक ना, यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन जिसे आप आर से डिनोट करते हैं वहाँ पे एक काम करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और है, समझ सकते हैं क्या बोला जा रहा है कि द कंपोनेंट पैरेलल टू द सरफेस इन कांटेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, बोथ ए एंड बी, चौथा ऑप्शन है नहीं। तो देखिए जब भी किसी भी सरफेस पे अगर पैरेलल कंपोनेंट को आप कंसीडर करेंगे, ठीक ना, ये आपका कोई भी यहाँ पे सरफेस हो गया, तो अगर इस सरफेस पे कोई भी बॉडी मूव करेगी तो इस सरफेस और बॉडी के बीच में जो भी कांटेक्ट एरिया होंगे, जो भी यहाँ फिनोमिना होगी, उस फिनोमिना को बोलेंगे आप फ्रिक्शन, ठीक ना, क्या बोलेंगे आप, फ्रिक्शन का नाम देंगे, तो फ्रिक्शन बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन समझ सकते हैं कि द स्प्रिंग फोर्स इज गिवन बाय, स्प्रिंग के पास कौन सा फोर्स होता है, तो फोर्स बराबर होता है माइनस के इंटू एक्स, माइनस के इंटू एक्स वाले ऑप्शन को टिक कर लीजिए, ये आपका होता है फोर्स। स्प्रिंग के पास जो भी आप फोर्स कंसीडर करेंगे तो फोर्स बराबर माइनस के एक्स होता है। चलिए अगला क्वेश्चन समझ सकते हैं कि व्हेन द कार इज इन मोशन ऑन द लेवल रोड द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर द वेट ऑफ द कार mg, नॉर्मल रिएक्शन n, तीसरा ऑप्शन है फ्रिक्शन फोर्स f, चौथा ऑप्शन है सही, इनमें सभी, ठीक ना। तो देखिए अगर कोई भी बॉडी किसी भी सड़क पे चल रही है तो उस बॉडी का सबसे पहले वेट होना चाहिए, सही बात है, इस बॉडी का एक वेट होगा mg जो कि नीचे की तरफ काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं, सही बात है। अभी मैंने बताया कि इस बॉडी का एक नॉर्मल रिएक्शन होगा, ठीक ना, r होगा, और यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स इस बॉडी के मोशन के विरुद्ध में, अगर बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स एफ काम करेगा, ठीक ना, तो सारे के सारे ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एफ बराबर एम ए इज द स्केलर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन, बोथ ए एंड बी, चौथा ऑप्शन है नहीं, नॉन। तो एफ बराबर एम ए क्या होता है, एक वेक्टर इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन आपका वेक्टर हो गया तो फोर्स भी आपका क्या हो जाएगा, तो वेक्टर, और फोर्स और एक्सेलरेशन जब दोनों LHS और RHS दोनों वेक्टर हो जाएंगे तो वेक्टर आपका इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन समझ सकते हैं क्या बताया जा रहा है कि फोर्स ऑन ए बॉडी ए बाई बॉडी बी इज टू द फोर्स ऑन ए बॉडी बी बाई ए। देखिए समझिए क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर किसी भी बॉडी पे, ये मान लीजिए दो बॉडी है, ये बॉडी और ये बॉडी, इस बॉडी का नाम ए है और इस बॉडी का नाम बी है, तो देखिए बॉडी बी के थ्रू इस पे फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक, बॉडी बी के थ्रू इस पे फोर्स लगाया जा रहा है, तो जितना ये बॉडी बी बॉडी ए पे फोर्स लगाएगी तो बॉडी ए भी बॉडी बी पे उतना ही फोर्स लगाएगी, लेकिन फोर्स क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट होंगे, फोर्स क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है कि द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या होती है, तो मोमेंटम यहाँ पे P बराबर m इंटू वी, ठीक,
P बराबर क्या होता है, सबसे पहले m इंटू वी, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए m का मतलब कि kg इंटू मीटर पर सेकेंड, ठीक। या आप एक ऐसे भी कर सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए मोमेंटम को यहाँ पे P बराबर F इंटू, यहाँ पे बोल सकते हैं F इंटू डेल्टा टी, ठीक ना, F इंटू डेल्टा टी। आप यहाँ से अगर निकालेंगे तो फोर्स की यूनिट यहाँ पे न्यूटन और डेल्टा टी की यूनिट यहाँ पे सेकंड, तो न्यूटन सेकंड भी यहाँ से आप एसआई यूनिट निकाल सकते हैं, ठीक ना। चलिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे समझ सकते हैं क्या बोला जा रहा है कि द एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स इज, तो सेम इम्पल्स और मोमेंटम की दोनों भी एसआई यूनिट सेम होती है, एफ इंटू डेल्टा टी, तो यहाँ पे न्यूटन सेकंड, इसका भी एसआई यूनिट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, तो फोर्स की एसआई यूनिट सभी लोग जानते हैं न्यूटन होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन एक फोर्स ही होता है और इसकी भी यूनिट यहाँ पे क्या होती है, तो न्यूटन ही होती है। क्या होती है, न्यूटन ही होती है। यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन, किसी भी टाइप के फ्रिक्शन होंगे तो सबका ऐसा यूनिट क्या होगा, तो यहाँ पे न्यूटन ही हो जाएगा, न्यूटन ही होगा, ठीक ना, न्यूटन ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मोमेंटम इज स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी, नॉन। तो मोमेंटम क्या है, अभी मैंने बताया कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक ना। तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन हो गए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर ये फ्रेंड्स आपको वो सेशन अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो इस सेशन को लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक ना। अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं कमेंट के माध्यम से आपको रिप्लाई करूंगा, ज़रूर रिप्लाई करूंगा, ठीक ना। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं करूंगा। हर जो भी कैंडिडेट चाहे जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे कमेंट करते हैं तो मैं कमेंट को ऑब्जर्व करता हूं और कमेंट को ध्यानपूर्वक रिप्लाई भी करता हूं, ठीक ना। तो अगर समझ में कहीं भी ना आए तो कमेंट ज़रूर करना, ठीक ना, बिना किसी परेशानी के। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।